गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे हम कर चुके हैं हमारा टॉपिक लास्ट ऑसिलेशन, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज दी वेव्स। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास वेव्स है। वेव्स के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा छोटी क्लासेस में, साउंड चैप्टर जब हम करते हैं तो एक कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं। तो शायद आप सभी को याद भी होगा कि जब हम एक पीबल को थ्रो करते हैं, स्टोन को थ्रो करते हैं, एक स्टिल वाटर है पॉन्ड में, तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स, कुछ इस तरह के सर्कल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वेव भी कुछ इस तरीके से ही हम डिस्कस करेंगे आज की वेव क्या होता है, ये कितने टाइप की है और कैसे मतलब इसको क्लासिफाई किया जाता है, और कैसे हम बाद में पढ़ेंगे कि इसमें एसएचएम के बारे में ही सारा डिस्कस होगा कि वेव्स में कहीं ना कहीं से सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे बनेगा। ये सारी चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव है क्या बेसिकली। सो जो वेव्स होती हैं वो एक प्रकार की डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस का क्या मतलब हुआ, इसको हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहा है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। सपोज हमने जब स्टोन को थ्रो किया था तो उसमें एक डिस्टरबेंस आई। डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या मिला, हमें एक वेव का पैटर्न फॉर्मेशन मिला। जैसे ये पॉन्ड था, स्टिल पॉन्ड है, पानी बिल्कुल उसमें नहीं, मतलब स्टिल है बिल्कुल। हमने क्या किया, एक पीबल को थ्रो किया। जब पीबल को थ्रो किया उसके अंदर, तो हमने देखा डिस्टरबेंस होनी शुरू होगी। तो पार्टिकल ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया अपनी मेन पोजीशन पे। सो पार्टिकल्स vibrate on mean position, and moreover third is the energy transfer. ये नहीं है कि पार्टिकल एक्चुअल में मूव करेगा अपनी पोजीशन से। आप एक एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो। सपोज मैं एक रस्सी को टाई किया, मैंने हल्का सा मैं बम्प दे रहा हूं उस साइड के ऊपर। सपोज मैंने यहां से बम्प दिया, तो मैंने क्या देखा, वो बम्प ऐसे आया। थोड़े टाइम के बाद ये जो बम्प है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। फिर देखेंगे कि कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका ध्यान रखो कि पार्टिकल जो है वो एक्चुअली मूव नहीं करता, सिर्फ क्या है, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को मिल रही है सिर्फ। इसका आप कैसे देख सकते हो, एक सेंटर में, सपोज मैं एक सेंटर के ऊपर रेड कलर का क्लॉथ बांध रहा हूं। आप ट्राई कर सकते हो इसको। आपको क्या लेना है, एक रोप ले लेनी है, उसको टाई कर लेना है एक नॉट के साथ। कहीं भी दीवार में आप उसको टाई कर दो और एक फ्री हैंड रख लो और सेंटर में रेड कलर का क्लॉथ बांध लो। जब आप सेंटर में रेड कलर का क्लॉथ बांध लोगे तो आप देखोगे कि आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हो, ऐसे जब कर रहे हो, बम्प दे रहे हो, तो ये जो कपड़ा आपने बांधा है वो मूव नहीं कर रहा अपनी एक्चुअल पोजीशन से। लेकिन जो बम्प, जो आपने एनर्जी दी थी, वो वॉल के साथ टकरा के वापस आ जाएगी। ऐसे ही होता है। ऐसे देखते हो, वीडियो आगे है, आप उससे एक्सपेरिमेंट से आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव एक तरह की डिस्टरबेंस है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ही, एंड एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। सो नो एक्चुअल मूवमेंट, कोई भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं है पार्टिकल की। एंड मोर ओवर एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। Wave speed on a rope. The wave speed depends on the tension in the rope in an inverse
in a direct relationship, actually. So if we don't have much tension in the rope, the wave speed is fairly slow. But as we increase the tension in the rope, the speed increases, and then at higher tensions and yet higher tensions, the speed gets very high. So the little piece of tape in the middle of the rope actually helps you to visualize the amplitude of the motion as the rope comes up, comes back to its equilibrium position. हमारे पास वेव्स है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे हमारे पास वेव के। सबसे पहला कैरेक्टर ये आएगा कि इट इज अ डिस्टर्बेंस, note it down. Second, particles vibrate on their mean position. Third, energy transfer from one particle to another. Fourth, no actual movement of the particle is seen in the waves. Fifth, energy is maximum at mean and zero or minimum at extreme. और 6 में क्या बोलते हैं कि वेव्स में जो एनर्जी है टू टाइप्स की है, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। इसका क्या मतलब है कि जो वेव्स है वो दोनों टाइप की एनर्जी को एसोसिएट करता है, काइनेटिक एनर्जी आल्सो एंड दी पोटेंशियल एनर्जी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप्स ऑफ वेव्स दो प्रकार के होते हैं ये वेव्स। वैसे तो हम इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। वन इज द मैकेनिकल एंड अनदर वन इज नॉन मैकेनिकल। क्लियर? मैकेनिकल वेव्स को हम अनदर नेम देते हैं इलास्टिक वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव को हम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं दैट रिक्वायर मीडियम, जिनको ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की हेल्प चाहिए। विदाउट मीडियम ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन these waves do not require any medium. For propagation. फाइन। जैसे मैकेनिकल की एग्जांपल आप ले सकते हो साउंड, waves in string, लेकिन अगर आप वही बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो लाइट वेव्स। सभी को आपको याद भी होगा, शायद अपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सबसे पहली डेफिनेशन जो लाइट की हमने की थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्योंकि लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सन के अराउंड अर्थ और आसपास पूरा वैक्यूम है। सो सन की जो लाइट है वो वैक्यूम में से भी पास होके हमें अर्थ के ऊपर रीच कर रही है। लेकिन अगर वही बात करें मैकेनिकल वेव्स की, साउंड वेव्स की, तो अगर आप स्पेस में चले जाते हो, स्पेस में आप देखते हो कि आपको कोई भी आवाज नहीं सुनती, जो भी आप बोलोगे उसको एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे आप छोटी क्लासेस में भी करते थे कि एक बेल ले ली, बेल को रिंग कर रहे हो, उसके अंदर हवा की जार में तो आपको आवाज सुनाई देती है। लेकिन अगर वही बेल में वैक्यूम कर दे जिसमें कोई मीडियम नहीं है, तो हम देखते थे कि साउंड आपका ट्रेवल नहीं करता, उसमें आपको आवाज नहीं आती। इसका क्या मतलब था कि इसको एक मीडियम चाहिए था प्रोपोगेशन करने के लिए, आगे लिसनर तक पहुंचाने के लिए। वैसे इसमें मीडियम नहीं चाहिए हमें। और लेटर ऑन डिस्कवरी के साथ हमारे पास एक डिस्कवरी हुई थी, दैट इज दी मैटर वेव्स। ये दिया था लुइस
डी ब्रॉगली ने, एंड इन द 1929 इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ही वॉन द नोबेल प्राइज। तो मैटर वेव्स क्या है हमारे पास, जैसे हम पढ़ते हैं कि एक मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है कि जो वेव्स इन मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएट होंगी उनको हम क्या बोल देते हैं, मैटर वेव्स। सो लुईस डी ब्रॉगली ने ये एक्सप्लेन किया कि द वेव्स और द डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन, व्हाटसोएवर, the energy associated or the wave associated with these particles are called the matter waves. हमारे पास ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। वेव, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है या क्या मीनिंग है इन दोनों का, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं, सपोज अगर वेव मोशन इस टाइप है तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि वेव है क्या, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो टू एंड फ्रो मूव करती है। सो सिमिलर वे में हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि अगर आपकी वेव आगे की तरफ प्रोपगेट कर रही है लेकिन उसमें जो डिस्टर्बेंस है वो परपेंडिकुलर सेक्शन में है, जैसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो इसका परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। So transverse wave is that in which displacement जो है displacement so transverse wave हमारे पास क्या है कि which the particle vibrates perpendicular to the direction of motion, or you can say displacement, कि अगर वेव मोशन इस टाइम पे पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, दैट वेव इज द ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल वाइब्रेट्स इन द सेम डायरेक्शन। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि वेव मोशन इस टाइप में था एंड पार्टिकल भी वाइब्रेट ऐसे ही कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ही वेव मोशन है और इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, सो दे आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल। एंड ट्रांसवर्स में क्या बोलते हैं कि वाइब्रेशन ऊपर एंड वेव मोशन इस डायरेक्शन में, सो एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव। आप एक वीडियो क्लिप देखो, उसमें आपको पता लगेगा एक्सपेरिमेंट जो हम आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें हम क्या करेंगे कि एक रोप ले लिया, जैसे पहले बताया था, रोप को एक बम देंगे, देखेंगे कि वो पार्टिकल मूव करेगा ऐसे, तो फिर क्या होगा कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फाइन। सो अगर हम इसको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो कैसे बनेगा। सो
सो जो ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगी। सो द हाईएस्ट displacement is called the amplitude and the highest और maximum displacement, उसको तो हम amplitude बोल ही रहे हैं, इसमें हम दो चीज को रीड करेंगे। फर्स्ट इज द crest, सेकंड इज द trough। दो पार्ट को रीड करेंगे कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। जो क्रेस्ट है हमारे पास, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, कि जो हाईएस्ट पॉइंट वेव में रीच कर रहा है तो उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और सी के साथ डिनोट किया जाएगा उसको। एंड ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट हमारे पास एक वेव में आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रफ बोल देते हैं। और क्रेस्ट में हम ये बोलते हैं कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है एंड इसमें जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होगी। आगे एक छोटा सा पार्ट है इसका क्रेस्ट एंड ट्रफ का, आप उसको देखो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या था, हमने देखा था लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव है जिनमें वेव मोशन एंड हमारा जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज वाइब्रेशंस हो रही हैं उनमें, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जैसे हम बात करते हैं साउंड वेव की, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में आता है। वो कैसे, हम बोलते हैं कंप्रेशन, रेयरफेक्शन का जो बनता है उसमें वेव्स जो है वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में बनती है। ये आप सभी ने पहले भी किया हुआ है 8th क्लास में, कि जब एयर कंप्रेस एक साथ हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेशन, एंड व्हेन एयर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जब वो दूर दूर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेयरफेक्शन। सो क्रेस्ट एंड रेयरफेक्शन का आप कैसे समझ सकते हो, देखो एक स्प्रिंग ले लो, दो रिजिड वॉल्स के बीच में है। सपोज अगर इन दोनों स्प्रिंग्स को मैं ऐसे टाइट कर रहा हूं, इट मींस दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। जब वो क्लोज आएंगे एक दूसरे के, इट विल फॉर्म अ रीजन व्हेन देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल और लीस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, दैट रीजन इज कॉल्ड द कंप्रेशन रीजन। एंड व्हेन इसको जब मैं छोड़ दूंगा स्प्रिंग्स को ऐसे एक साथ करके, सो देयर विल बी सम इलास्टिसिटी, सो एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जिसको ये इलोंगेट कर देगा, सो जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, दैट रीजन इज कॉल्ड द रेयरफेक्शन रीजन। सो ऐसे ही साउंड में होता है, जब हम बोलते हैं सो द एयर पार्टिकल्स कम क्लोज, go far away, then again come close, then go again far away, and like this the particles move। इसका क्या मतलब हुआ कि it moves along the direction of the motion, जो vibration हो रही है, it moves along the direction of the motion, so this is why the sound waves comes under the category of the longitudinal wave। So now today is only this much topic you have to revise, and moreover send your response to me till 5 PM in the WhatsApp, and moreover for any query you can clear your doubt on the WhatsApp number. Thank you.